नमस्कार। पढ़ते पढ़ते हो गए हैं बोर, यूट्यूब पर आए हैं पढ़ने इसीलिए ताकि आपका समय न बर्बाद हो। लेकिन वही पुराने तरीके से पढ़ते पढ़ते जो टीचर आते हैं आपको रट्टा मार के और पढ़ के चले जाते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता, आपका उल्टा समय बर्बाद हो जाता है। फिर से आपको बुक से ही पढ़ना पड़ता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, सरकारी स्टूडेंट क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रताप चौधरी, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक जो है एक बहुत ही बेसिक बुक से है और बेसिक से लेके एडवांस बुक है। अगर हमने इसको तैयार कर लिया तो किसी भी एग्ज़ाम का जीके पोर्शन हम लोग 80 से 90% क्लियर कर देंगे, करंट अफेयर्स छोड़ के। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक को पढ़ना कितना टफ है। तो दोस्तों, मैं आपको जो तरीका बतलाऊंगा पढ़ने का, उससे अगर तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आप भी मेरी तरह इंडिया के नंबर वन यूनिवर्सिटी JNU और BHU का जो एग्ज़ाम्स है, वो कम्पिटेटिव एग्जाम है, उसको आसानी से पास कर जाएंगे। आराम से 5 लाख 10 लाख स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ के अपना जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना रैंक जो है बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लूसेंट बुक में कितना सारा चीज़ पढ़ने को है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि किस एग्ज़ाम के लिए किस पोर्शन को हमको पकड़ के चलना है, किस पोर्शन को हमको छोड़ के चलना है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि लूसेंट बुक जो है हूबहू रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखिए, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है और उस एग्ज़ाम के व्यू से उसी टाइप के क्वेश्चन को पकड़ के चलिए और जो क्वेश्चन आपको उसमें से नहीं आने को उसको छोड़ के चलिए। और ये कैसे आपको समझ में आएगा, तो वो आपको उससे समझ में आएगा जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को पास करके वहाँ तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान के लूसेंट का जो जीव विज्ञान पोर्शन है उसका अनुवांशिकी जो थर्ड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। उससे पहले का अगर आपको चैप्टर देखना है कि उसको कैसे पढ़े कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अनुवांशिकी के बारे में। तो दोस्तों, अनुवांशिकी में आपके सामने जो पेज है उसमें से बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसमें से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने की ज़रूरत ये है कि अनुवांशिकी जो है, अनुवांशिकी के बारे में बेसिक जानकारी क्या है अनुवांशिकी के बारे में। तो अनुवांशिकी होता क्या है, तो अनुवांशिकी क्या होता है आप सभी जानते नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूँ कि अनुवांशिकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो नॉलेज ट्रांसफ़र होता है, उसी को जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसी को अनुवांशिकी कहते हैं। जो आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जो हैं वो माता पिता से ही थोड़ा सा संबंधित होते हैं, उनका फेस हल्का थोड़ा सा चेहरा मिलता रहता है। तो ये कैसे पता चला कि तो ये कैसे होता है, ये होता है जीन्स की वजह से। तो इन्हीं के अध्ययन को, जीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकी की खोज किसने की, तो कोई वैज्ञानिक किसी चैप्टर की खोज करते हैं तो अनुवांशिकी की खोज जो है वो ग्रीगर जोहान मेंडल ने किया था। और आपको समय रटने की ज़रूरत नहीं है। समय जो है आप फालतू में रट के अपना समय बर्बाद करते हैं, वो समय रटने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने जो ग्रीगर जोहान मेंडल ने इनके इस सब्जेक्ट पे जो इतना काम किया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो आपका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं। और अनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, जो जानकारी ट्रांसफ़र होती है, तो उसी को अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, W वाटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। किसने किया था, W वाटसन ने किया था। समय रटने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फोनोटाइप क्या होता है। फोनोटाइप क्या होता है, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फोनोटाइप कहते हैं। फोनोटाइप प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई पड़ते हैं, तो माता पिता का जो चेहरा होता है उससे बच्चे संबंधित होते हैं। तो चेहरा का जो होता है मिलान, उसको हम लोग फोनोटाइप कह सकते हैं। तो उसको फोनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या कहते हैं, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारको जीन का बना होता है। उसके बाद आपका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो जो जोहानसेन ने इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम जीन रखा। इनके नाम से मिलता जुलता, ज से जीन, ज से जोहानसन। इस तरह से आप कोडिंग करके आप जो है इसको याद कर सकते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मैच करती है पेरेंट्स में और डॉटर जीन में और पेरेंट्स जीन में, तो उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीनोटाइप होता क्या है। तो जीनोटाइप क्या होता है कि दोस्तों, अगर किसी भी एक प्राणी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर उसका सारा जीनोटाइप हम लोग इकट्ठा कर दिए, जहाँ सारा जीनोटाइप के बारे में अगर हम लोग जान गए कि इसके अंदर ये खूबी है, तो उस प्राणी का हम लोग जो है कॉपी बना सकते हैं।
तो जो आप लोगों ने देखते हैं कि भेड़ बकरी और चीज़ का जो कॉपी तैयार किया जाता है, प्रोटोटाइप की तैयार किया जाता है, तो उसी के कारण होता है क्योंकि उसका जीनोटाइप जो है, सारा जीनोटाइप उसका अलग से तैयार करके निकाल लिया जाता है कि इसमें ये खूबी है, और उस खूबी को अलग से डिजाइन करके उसमें सेल्स में डाल के जीन में मॉडिफाई करके और उसका जो है नया संस्करण तैयार कर दिया जाता है। तो उसी को जीनोटाइप कहते हैं। इस टाइप की कोडिंग है, आपको कोडिंग करके याद करनी पड़ेगी। ऐसे आप डायरेक्ट याद करना चाहेंगे तो आपसे नहीं याद हो पाएगी। उसके बाद इस टॉपिक से अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का चुनाव किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, मटर के पौधे का चुनाव किया था। और मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों, फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशगति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय या द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। वन हाइब्रिड, जो हाइब्रिड क्रॉस होता है, इसको सबसे पहले किसने डिजाइन किया था, तो वो ग्रेगर मेंडल ने किया था। और किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। अनुवांशिकी से बस इतना ही क्वेश्चन आता है। ग्रेगर को मेंडल ने जो अध्ययन किया था उसमें से इतना ही क्वेश्चन आता है। और आपका जो अनदर और आपका जो अनदर 300 और आपका जो अलग जो पेज है, जो नेक्स्ट पेज है, उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें आपको तभी पढ़ने की ज़रूरत है जब आप किसी बायोलॉजी से सब संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली 10+2 की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, 10th लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम इस पेज को स्किप करेंगे क्योंकि इसमें हमारे लायक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको किस चैप्टर में किस पोर्शन को कौन से एग्जाम के लिए लेके चलना है और किस पोर्शन को छोड़ के चलना है किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए। और ये आपको कौन बता सकता है, तो दोस्तों ये आपको वही बता सकता है जो इस एग्जाम को ऑलरेडी क्वालिफाई करके वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, मेंडल का जो नियम है उस पिछले पेज की भांति इस पेज में भी जो नियम है वो आपको पढ़ने की तभी ज़रूरत है जब आप किसी बायोलॉजी से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 10+2 नॉर्मली जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। वो आपका पेज के नीचे देखेंगे, मानव अनुवांशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, आपके बनेंगे क्वेश्चन कि गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने डैश डैश में किया था। किसने किया था, तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र का नामकरण। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। तो गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें वो एक चीज़ पाया जाता है जो इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन एक किसी चीज़ के रूप में तो इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो क्रोमोसोम्स में वो जीनोम के रूप में होती है। तो जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो किस में जो क्रोमोसोम्स में इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के रूप में होती है, तो वो जीनोम के रूप में होती है। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। और उसके बाद ये है कि एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। जो कि आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, मानव में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं जो राइट साइड में एक बॉक्स टाइप का बनाया गया है रेड कलर का, वो बॉक्स जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स जो है आपको रट्टा मार लीजिए, अगर अनुवांशिकी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फादर ऑफ कुछ 2-4 क्वेश्चन छोड़ के जो आपने पहले पढ़ा है तो उसके बाद यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप फालतू का ग्रेगर का मेंडल का नियम और मटर का जो उसका कोडिंग है वो फालतू का समय बर्बाद करने से अच्छा है आप समय वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कि एस्केरीज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। मच्छर में कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। घरेलू मच्छर में कितने पाए जाते हैं, तो 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर में कितने पाए जाते हैं, तो 14। प्याज में कितने पाए जाते हैं, 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक जानकारी किसके फॉर्म में रहती है, तो जीनोम के फॉर्म में रहती है, जीन के फॉर्म में रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्याज में 16 हो गया, मक्का में 20 हो गया, टमाटर में 24 हो गया, मेढक में 26 हो गया, नींबू में 18 हो गया और 36 हो गया, बिल्ली में 38 हो गया, चूहा में 40 हो गया, गेहूं में 42 हो गया, खरगोश में 44 हो गया, मनुष्य में 46 हो गया, 23 जोड़ा या 46 हो गया, आलू में 48 हो गया, चिंपैंजी में 18 हो गया, 48 हो गया, तंबाकू में
48 हो गया, घोड़ा में 64 हो गया, कुत्ता में 78 हो गया, कबूतर में 80 हो गया, टेरिडोकाइट्स में 1300 से 1600 के बीच ये जो है वो पाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपका ह्यूमन जेनेटिक्स में, यही है कि इसमें किसमें कौन कौन से जीव जंतु में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिए। इस क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे। दूसरी जगह समय बर्बाद करेंगे तो फिर हमें आप दोष नहीं देंगे। और हम लोग अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंड अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज़ आर्थर कोनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। और उसके बाद अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेंस में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल का XY क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और मनुष्य में जो है वो 23 जोड़ा और 46 पीस क्रोमोसोम्स पाया जाता है। और परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है परखनली के अंदर होता है। यही आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। इस चीज़ से आपका 10+2 लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको 10+2 लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि आपका लूसेंट आपका बेसिक बुक है, इसमें इतना ही दिया हुआ है। और इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हम आपको बहुत ही बेसिक से बताते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से चैप्टर से किस पोर्शन को लेके चलना है, किस पोर्शन को छोड़ के चलना है, आप कौन से पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़।